नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसदों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। 1981 में इंदिरा गांधी के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा। बैग, टी शर्ट, गुलाब और मास्क, खास अंदाज और निराले विरोध प्रदर्शनों का शीतकालीन सत्र। भाजयुमो के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता पर फेंकी गई काली स्याही जैसी चीज फिर दर्ज। तेलंगाना हाई कोर्ट ने KTR को 1 सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश। आम्बेडकर के नाम पर ही सही, राहुल गांधी ने इंडिया गुट में कांग्रेस को बढ़त तो दिला ही दी। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से न होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसदों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और विभिन्न दलों के नेताओं के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है और देश विदेश के कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर अगली सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। 1981 में इंदिरा गांधी के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा होगा, जो भारत और अरब देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमेरिका के डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है, इसे अमेरिका के लिए खतरा बताया। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में बशर अल असद के शासन को बनाए रखने के रूस के प्रयासों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि असद के जाने से इसराइल को सबसे अधिक फायदा होता और रूस अपने मकसद में कामयाब रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने KTR को 1 सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। ACB ने गुरुवार को KTR और 2 अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फार्मूलाई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था। यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA से फार्मूलाई ऑपरेशंस FEO को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपए के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है। KTR ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ACB द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी। यह FIR भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) और 13(2) के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120(b) के तहत दर्ज की गई थी। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की सत्ता पर साल 2014 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी BJP और उसकी अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA काबिज है, लेकिन दिल्ली का दुर्ग भेदने में वह असफल रही है। BJP ने दिल्ली में एक के बाद एक कई फॉर्मूले आजमाए, लेकिन 1998 के चुनाव से लेकर अब तक केंद्र शासित प्रदेश में कमल नहीं खिल सका है। मोदी लहर में विजय रथ पर सवार BJP जब पूर्वोत्तर से उत्तर तक एक के बाद एक राज्यों में जीत का परचम लहराती जा रही ही थी, तब भी दिल्ली उसके लिए अजेय बना रहा। साल 2013, 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में BJP को मात ही मिली। पार्टी के अंदर से चेहरा देने की बात हो, किसी बाहरी को CM दावेदार बनाना हो या बिना CM चेहरे के ही मैदान में उतरना, BJP ने हर दाव आजमाया, लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे। दिल्ली फिर से विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और BJP ने इस बार के चुनाव में बगैर CM फेस के उतरने का फैसला ले लिया है। BJP के इस फैसले को पिछले चुनावों में हर दाव फेल होने के बाद अब फिर से अपने आजमाए नुस्खे को ही अमल में लाने की रणनीति पर लौटने की तरह देखा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया, लेकिन इस पर अभी भी बेंच फंस गया। कारण 2 जजों ने अलग अलग फैसले दिए हैं और दोनों के एक मत न होने से मामला अब चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। दरअसल जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को 3 वर्ष की सजा सुनाई है।
जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने उन्हें बरी करने का फैसला दिया है। यह मामला अब चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा, क्योंकि दोनों जजों के फैसले अलग अलग हैं। यह मामला वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें गोसाईगंज अयोध्या के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे। ऐसे में अगर 3 वर्ष की सजा कायम रहती है तो अभय सिंह की विधायकी चली जाएगी। बता दें कि अभय सिंह माफिया और आपराधिक छवि के नेता हैं, जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के मुकदमे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में उन्होंने अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था। हालांकि अब सपा के बागी विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान वह अयोध्या में काफी सक्रिय रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान अभय सिंह की उनसे मुलाकात भी काफी चर्चा में रही। अंत भला तो सब भला। संसद के शीतकालीन सत्र को कांग्रेस इसी भाव से ले रही होगी। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो गया है। 25 नवंबर से शुरू हुआ सत्र आखिर तक हंगामेदार रहा और 19 दिसंबर को तो सांसदों के बीच धक्का मुक्की के बाद मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी फिर हुई है और अब तो सुनने में आ रहा है कि क्राइम ब्रांच जांच करने वाली है। इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कांग्रेस नेता पर काली स्याही जैसी चीज फेंके जाने के बाद एक मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम भाजयुमो के शहर कांग्रेस कार्यालय के घेराव प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता गिरीश जोशी पर काली स्याही जैसा पदार्थ फेंका गया। कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर गुरुवार देर रात अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 133 किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के तहत मामला दर्ज किया गया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए देश में सद्भावना की वकालत की और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की है। इस बयान का मतलब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में संभल और राजस्थान में अजमेर शरीफ में मंदिर होने के दावे जैसे विवाद अचानक बढ़ने से लिया जा रहा है। मोहन भागवत जो कह रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने आगे बढ़कर उनकी बात का समर्थन भी किया है। पर सवाल उठता है कि वो जो कह रहे हैं उसके लिए वो किस हद तक आगे आएंगे, क्योंकि बयान देना अलग बात है और उस बयान के धरातल पर उतारने के लिए पहल किस लेवल की होती है यह अलग बात है। एक सवाल ये उठता है कि क्या संघ देश के सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है? इसका जवाब भी बहुत पेचीदा है, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई समुदायों की तरह हिंदू धर्म किसी एक सेक्ट तो बंधा नहीं है। बहुत से सेक्ट हैं और सभी में इतने बड़े अंतर है कि बाहर वाला चकरा जाए। दूसरी बात यह भी है कि संघ के अलावा भी हिंदू धर्म के बड़े झंडा बरदार हैं, जैसे महंत अवैधनाथ, दिग्विजय नाथ, सावरकर आदि हिंदू महासभा से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी के बाद अपना पूर्ण कार्यकाल वाला अध्यक्ष मिल जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस महीने के अंत तक भाजपा के मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा और 15 जनवरी तक सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाने की संभावना है। 20 जनवरी के बाद भाजपा अपने अध्यक्ष का चुनाव करने की स्थिति में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और प्रदेश इकाई से समन्वय के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों बड़े राज्यों का केंद्रीय पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनके सहयोग के लिए सरोज पांडेय, गजेंद्र सिंह पटेल और अरविंद मेनन को जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और हरियाणा का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनके साथ संजय जायसवाल, अमित मालवीय और राजू बिस्टा को लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को शुक्रवार को एक बैग भेंट किया, जिस पर 1984 फीट लिखा था। इस बैग पर 1984 को खून से सना दिखाया गया है। ये बैग 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिला रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी को शुक्रवार को विरोध के अपने खास अंदाज में एक साथी सांसद का विरोध झेलना पड़ा। अपराजिता सारंगी ने प्रियंका को ये बैग गिफ्ट कर उन्हें 1984 के दंगों की याद दिला दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बैग इन दिनों चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से वे संसद में नए बैग्स के साथ आ रही हैं। इन बैग पर अडानी,
फिलिस्तीन और बांग्लादेश लिखा हुआ था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने उन विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए खास तरीके अपनाए हैं। विपक्ष को लगता है कि सरकार इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। जैकेट और मोदी अडानी एक है लिखे टी शर्ट जैसे विरोध के प्रतीकात्मक चीजों का प्रयोग कर विपक्ष ने कॉरपोरेट दबाव और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। विपक्षी दलों और सरकारी पक्षों ने संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया है। इनमें वन नेशन, वन इलेक्शन बिल, किसानों का विरोध, अडानी मुद्दा, संविधान के 75 वर्षों पर चर्चा और कांग्रेस के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ कथित संबंधों का मुद्दा शामिल है। महाराष्ट्र में लगातार सियासी पारा चरम पर है, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोल रहे हैं। वहीं अब सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ पार्टी की राज्य इकाई को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पटोले नागपुर में विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। हमने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को नए नेता के नाम की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया है। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।